Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to the Better Classes Learn, Plan, Explore online ground school for your every aviation related queries and aviation studies. So friends, I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation activator. And today we are here to start our new series, and that is in the ground subject of air regulation. आज से फ्रेंड हम एयर रेगुलेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट ऑफ एयर लॉस एंड जो रेगुलेशन हमारे रहते हैं, रूल्स ऑफ एयर होते हैं, हमारे एयर लॉज रहते हैं, वो सारे हम कवर करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट, जो भी है सारा हम इसमें समझेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लॉज है, कोई रेगुलेशंस है रिलेटिंग टू एविएशन है ना, वो हम सारे आज इसमें आज से हम स्टार्ट करेंगे और अपना कवर करेंगे इस सीरीज में। ओके फ्रेंड्स, सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। और आज हम जो कवर करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे, आज हम इंटरनेशनल, हमारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स हो गए हमारे, ओके, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए हमारे, एंड जो आई 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 सी ए होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईकॉग बोलते हैं इसको, और जो हमारे एनेक्स्चर्स हो गए, राइट, एनेक्स्चर्स हो गए, डिफरेंट डॉक्स हो गए, राइट, वो हम आज समझेंगे। इसमें फ्रीडम्स भी हम कवर करेंगे, डिफरेंट फ्रीडम्स होती है हमारी एयरक्राफ्ट की, जो रहती है फ्रीडम्स ऑफ एयर होते हैं, और लॉज वगैरह कैसे रहते हैं, थोड़ा बेसिक इसके बारे में आज समझेंगे। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। So welcome guys. So let's begin our session. Okay. Okay friends. So जब हम अपना शुरू करते हैं आज, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, डेट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, जो मैंने आपको बोले थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बने, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर सवाल ये उठना चाहिए, जो भी सवाल आता है, कि वाई देर इज नीड फॉर दिस। जो हमने एग्रीमेंट्स बनाए, जितनी भी देखिए आप कन्वेंशन है, डिफरेंट कन्वेंशन बनाई, क्यों बनाई हमने, लॉ से हमारे को क्या जरूरत पड़ी, इसमें रेगुलेशन क्यों लाने पड़े, एयर रेगुलेशन सिलेक्ट क्यों है। तो इसके पीछे आप रीजन समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, दैट इज ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। ओके, ओके राइट फ्रेंड। तो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन रहता है हमारा, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ओके, ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम रहता है। तो क्या हुआ, बाय द टाइम मूव्स ऑन, जैसे टाइम मूव्स ऑन, हमारी एविएशन इंडस्ट्री ग्रो हुई, देयर टाइम वहां पर क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस अराइज हुई, डिफरेंट सिचुएशंस अराइज हुई, जिसकी वजह से हमने समझा कि वी नीड प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स। ओके, जो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स हो, और विच विल बी इंक्लूसिवली फॉर द सेफ्टी। ओके, जो सेफ्टी है इन द एविएशन फील्ड, और कोई भी हमारी दिक्कत आती है उसके लिए वो सॉर्ट आउट करे, एंड द जो प्रॉपर हमारी जो इंडस्ट्री है, दैट फंक्शन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन करे, और मोस्टली इट फॉर द सेफ्टी एंड सेफ ऑपरेशंस इन एविएशन। तो फ्लाइट ऑपरेशन हमारी सेफ रहे, एवरी ऑपरेशन, जो भी ग्राउंड से लेकर आपका फ्लाइट ऑपरेशन, जो भी हमारे एविएशन लिंक से जो इंडस्ट्री में जितने भी हमारे ऑपरेशन रहते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो। तब हमारे को लगा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की हमारे को जरूरत है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हमारी कन्वेंशन आई। सो इसमें भी आप देखिए, कन्वेंशन हमारी 1929, 1944, 52, ये क्या हुआ, टाइमली जैसे हमने समझा, हमने जाना कि हाँ, ये सिचुएशन अराइज हो रही, उस बेस पे हमने मीटिंग की, मीटिंग की हम लोगों ने, और ग्लोबली एक मीटिंग होती है, जिसके बाद हमने कन्वेंशंस बनाई, डिफरेंट कन्वेंशंस बेसिस ऑन द सिचुएशन, या फिर कोई प्रॉब्लम जो हमने फेस की, उस बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस बनाई, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो देखते हैं इसमें क्या बोलता है। हाँ जी, ये बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन के लिए है। सो सेफ्टी एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन हमारे को ऑर्गेनाइज रहे, इसलिए हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की हमारे को जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंस जो हमारी कन्वेंशन जो हमने बनाई है बाय द मीटिंग, वो यहाँ पर कवर होती है। सबसे पहले आप देखिए, वार्सो कन्वेंशन है, शिकागो कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है, टोक्यो कन्वेंशन है, हॉग कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो वार्सो की कन्वेंशन है हमारी, राइट फ्रेंड्स, जो हमारी राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हमारी कन्वेंशन इसमें आई, वो थी हमारी 1929 में, राइट। 1929 में जो हमारी सबसे पहले कन्वेंशन आई, जिसका नाम क्या था, वार्सो कन्वेंशन। वार्सो कन्वेंशन में क्या हुआ, आप देखिए, इसमें जो ऑपरेटर्स लायबिलिटी है हमारी, और जो हमारी रूल्स थे रिगार्डिंग द डिले, ओके, अब क्या हुआ, कंपनसेशन कवर हुई, जितनी भी हमारी कोई लाइफ लॉस्ट हुई है ड्यूरिंग आवर फ्लाइट ऑपरेशन वगैरह, कुछ अगर किसी की लाइफ लॉस्ट होती है, या फिर कोई सीरियस इंजरी अकर होती है, या फिर कोई बैगेज या फ्लाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी हमने, जब वहाँ को फेस हुई प्रॉब्लम, तो इन 1929 वी मेक अ वार्सो कन्वेंशन, जिसके अंडर ये भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ऑपरेटर्स लायबिलिटी, लॉस ऑफ लाइफ को कंपनसेशन देना है आपने, इंजरी हो रही है, राइट, बैगेज फ्लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हमने सारी वार्सो कन्वेंशन में कवर कर दी टू सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन। ओके,
सो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आई दैट वाज इन 1944, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो थी शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कन्वेंशन इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बिकॉज इन दिस वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आवर आईकॉ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे सेफ एंड एफिशिएंट मैनर में, जिसमें हमारी सारी कंट्रियाँ मेंबर्स हैं, हमारे 193 अप्रोक्स हमारी कंट्री मेंबर्स हैं। ये बढ़ती रहती है, घटती रहती है अकॉर्डिंग टू जो इनका रहता है प्रोसीजर। तो आई को हमने बनाया जिसमें पूरा ग्लोबल हमारा फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मैनर एंड सेफ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ आवर एविएशन ग्लोबल नेटवर्क स्केल में, ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम के हिसाब से। तो उसके लिए हमने एक आईकॉ का फॉर्मेशन किया। तो दैट वाज इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बनी आईकॉ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बाय शिकागो कन्वेंशन इन 1944। इसका क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ एज ए यूएन एजेंसी। यूएन एजेंसी होगी मतलब आपने को भी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज होती है, जैसे यूएनओ होगी हमारी और डब्ल्यूएचओ होगी, जो डेट ऑपरेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, जो ग्लोबल स्केल में ऑपरेट करती है, उसको एज ए यूनियन यूएन एजेंसी हमने एस्टेब्लिश कर दिया शिकागो कन्वेंशन के अंडर। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट आई दैट वाज इन 1952, दैट वाज योर रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन में क्या था फ्रेंड्स, इट वाज रिगार्डिंग द डैमेज कॉज्ड बाय फॉरेन एयरक्राफ्ट टू थर्ड पार्टीज ऑन द ग्राउंड। कोई आपका फॉरेन एयरक्राफ्ट है, फॉरेन एयरक्राफ्ट का आप समझिए कि जो दैट इज नॉट रजिस्टर्ड इन योर स्टेट, आपके स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है, फॉरेन एयरक्राफ्ट से कोई थर्ड पार्टी को ऑन द ग्राउंड डैमेज के होता है, तो वो हमने रोम कन्वेंशन में कुछ अगर उससे कुछ डैमेज होता है तो वो जो जितनी भी उसकी जो उसको जो सॉर्ट आउट होगी सिचुएशन, दैट विल बी कवरिंग अंडर आवर रोम कन्वेंशन में हमने उसको समझा। नेक्स्ट हमने जब हमारे को 1963 में प्रॉब्लम्स आई रिगार्डिंग आवर ऑफेंसेस एंड एक्ट्स, जो ऑफेंसेस और जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज एक्ट हो रही थी ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए हमने टोक्यो कन्वेंशन को वहां पर लाया, राइट। जिसमें किसके बारे में था, राइट, इट वाज रिगार्डिंग द पेनल लॉस। ओके, तो पेनल लॉस थे हमारे, कोई भी आपकी कोई कमिट करता है, कोई मानी क्राइम कोई कमिट करता है, या ओके कोई ऑफेंसिव एक्टिविटीज होती है हमारी, तो दैट लॉस एंड उसके लिए जो भी पनिशमेंट थी, कुछ भी थी, वो हमारी टोक्यो कन्वेंशन में कवर की इन द 1963। ओके, 1970 में फ्रेंड्स वी हैव हॉक कन्वेंशन। ओके, हॉक कन्वेंशन से आप समझिए हॉक कन्वेंशन फॉर द हाईजैकर्स, ये हाईजैकर्स के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, जो हाईजैक्स के जो हमारे केस होते थे, तो उसके लिए हमने हॉक कन्वेंशन को वहां पर लाया टू सॉर्ट आउट एंड द रूल्स कंसर्निंग द केसेस ऑफ हाईजैकर्स। ओके, जो हाईजैकिंग के केस होते हैं हमारे, उसके लिए हमने ये बनाया। उसके बाद 1971 में जो हमारी आई दैट वाज आवर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ओके, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारी कैप्टन ऑफ एयरक्राफ्ट है, आप पीआईसी एयरक्राफ्ट के पायलट इन कमांड है, तो जो भी आपके पास रूल्स है, जो आपके पास इसमें अथॉरिटी है, पावर है रिगार्डिंग द अनफॉर्ड एक्ट, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट करता है, कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ नेविक करता है, तो आप जो एक्शन ले सकते हैं वहां पर, राइट, एज अ कैप्टन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ओके, जो आपके पास अथॉरिटी है, जो आपके पास रूल है, जो भी उसके अंडर फॉलो होता है, दैट वाज कवर अंडर योर मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस। तो फ्रेंड्स आपने मेन बात ये समझनी है, जितनी भी हमारी है, चाहे वॉर्सो, शिकागो, रोम, टोक्यो, हॉग, मॉन्ट्रियल, ओके, जितनी हमारी कन्वेंशन है, ये क्यों आई है, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, बिकॉज ऑफ द सच प्रॉब्लम अराइजिंग। ओके, जैसे हाईजैकिंग के केस हुई तो हमने हॉग कन्वेंशन लानी पड़ी, कोई अगर कोई ऑफेंसिव क्रिएट कर रहा है, राइट, या फिर कोई ऑन बोर्ड या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या ऑफेंस हो रहा है, तो उसके लिए हमने टोक्यो कन्वेंशन लाया। ओके, अगर पीआईसी के लिए जो हमारे कैप्टन थे एयरक्राफ्ट के, उनकी कोई अथॉरिटी है, उनके जो रूल्स है रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन करता है, कोई फ्लाइट में एयरक्राफ्ट का कोई नुकसान करता है या नेविक को डिस्ट्रक्शन करता है, तो जो हमारी पीआईसी की पावर थी दैट वाज अंडर मॉन्ट्रियल। ओके, रोम कन्वेंशन हमने समझा कोई डैमेज होता है फॉरेन एयरक्राफ्ट से, शिकागो में हमारा आईको हमने एस्टेब्लिश किया एज ए यूएन एजेंसी, बना दी उसको एज ए ग्लोबल एजेंसी। ओके, और वॉर्स हमारी कन्वेंशन सबसे पहले आई, जो हमारी लॉस ऑफ लाइफ के केस हुए, कोई सीरियस इंजरी हुई और बैगेज फ्लाइट से रिलेटेड कोई डिले से रिलेटेड ऑपरेटेड प्रॉब्लम सारी हमारी वॉर्सो में आ गई। तो जैसे जैसे हमारी सिचुएशन कोई प्रॉब्लम हमारे को राइज होती है, हमने उसके बाद कन्वेंशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आती रही एंड उसके लिए हमने प्रॉपर रूल्स सेट और प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वेंशंस बनाई, राइट, ताकि आगे फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स कवर नाउ आईको के बारे में समझे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज अंडर आवर शिकागो कन्वेंशन। ओके, आईको के बारे में देखते हैं थोड़ा फ्रेंड्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। Right friends, so let's understand ICAO. Okay, ICAO में देखते हैं हम, ICAO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैंने आपको भी बताया था
ये काहे के लिए थी, ये वाज फॉर्म अंडर आवर शिकागो कन्वेंशन, जो हमारी 1944 में शिकागो कन्वेंशन थी, उसके अंडर ही हमने ये इसका फॉर्मेशन देखा था। एंड वहाँ पर इसको क्या हमने अपना यूएन एजेंसी एज अ इसको एस्टेब्लिश कर दिया था। सो इट वाज वर्किंग इन एट अ ग्लोबल स्केल, पूरे ग्लोबल जो हमारा नेटवर्क है उसमें स्केल करता है। काहे के लिए रोल है इसका, रोल इज फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल एविएशन। ओके, हमारा सेफ रहे सब और एफिशिएंट रहे हमारी डेवलपमेंट हो आईको की, तो वो इसका इज द थीम बिहाइंड इट। इसका जो मेन जो हमारा मॉरल है, जो उसका वर्किंग है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मेन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ योर आईकॉन। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट, दैट इज इट्स हेडक्वार्टर। ओके, ये आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, और आपको पता भी होना चाहिए कि इट इज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो आईकाओ का जो हमारा हेडक्वार्टर है, दैट इज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। 7 इसके रीजनल ऑफिस है। ओके, तो काई के लिए रीजनल ऑफिस, फॉर द मेंटेन एंड इम्प्लीमेंट एयर नेविगेशन प्लान्स। ओके, ताकि स्मूथ सिस्टम रहे, ऑपरेशन रहे, इसलिए इसके रीजनल ऑफिस अलग अलग जगह बनाए हुए, और 9 ज्योग्राफिक रीजन्स पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केस रिप्रेजेंटेशन पे यहाँ पर मेक्सिको सिटी हो गया, पेरू में हो गया हमारा, लिमा में, पेरिस हो गया, और केन्या हो गया, और हमारा सेनेगल में हो गया डकार, एंड इजिप्ट में हो गया हमारा कायरो, और बैंकॉक थाईलैंड हो गया, राइट। 7 ज्योग्राफिकल रीजन्स एंड 9 रीजनल इसके ऑफिस आ गए, राइट फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज ब्रीफ रिगार्डिंग आवर आईकॉप। थोड़ा इसकी असेंबली समझते हैं, इसमें काउंसिल हमारी आती है अलग अलग, इसकी असेंबली है पूरी। इसमें एक हमारी जैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट हमारे आगे ऑफिस होते हैं, राइट, डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, वैसे इसके डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके काम है, राइट। तो इसका एक हम प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर समझते हैं ऑफ द आईकॉप, कि कैसे ये काम करते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा आईकॉप की असेंबली, राइट। ये आपने थोड़ा समझना है, आईकॉप की असेंबली आ गई हमारी। आईको जो मेरा मेन हेडक्वार्टर का था मॉन्ट्रियल कनाडा में, राइट, हेडक्वार्टर इसका वहाँ है। तो 193 जो मैंने आपको पहले कंट्री बताई, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स इसके टोटल है, और इनकी मीटिंग वंस इन 3 ईयर रहती है, राइट। एक बार ये सारी कंट्री होगी, 3 साल में एक बार ये मीटिंग करते हैं सब, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो असेंबली के बाद जो हमारा आता है, दैट इज आवर आईकॉ काउंसिल, जो हमारी काउंसिल आ गई इसकी। उसमें जो हमारी गवर्निंग बॉडीज है, जो मेन इसमें जो रूल्स बनाएगी, जितने भी जो गवर्न करेगी इसको, उसमें है कंसिस्ट ऑफ 33 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगी, इलेक्टेड बाय असेंबली फॉर 3 ईयर टर्म्स। अब 3 ईयर टर्म्स के लिए जो असेंबली है ना पूरी, हमारी 193, ये हमारी 33 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को वो करती है, इलेक्ट करती है, राइट। एंड दे एक्ट एज अ काउंसिल एज अ गवर्निंग बॉडी फॉर इट। अब इसमें जो अलग अलग कमीशन है, कमेटी है, आप देखिए, एयर नेविगेशन कमीशन होगी, एयर ट्रांसपोर्ट वाली होगी हमारी, लीगल कमेटी होगी जो लीगल के बारे में मैटर्स देखेगी, फाइनेंसिंग वाली सारी फाइनेंस वाली, अनलॉ इंटरफेरेंस होती है कुछ भी, तो उसके बारे में भी हमारी कमेटी होगी। यहाँ पर्सनल कमेटी होगी, कोई पर्सनल कोई एक्टिविटी जो पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर्सनल डिपार्टमेंट है इसका, वो पर्सनल कमेटी कवर करेगी। कोई जॉइंट सपोर्ट फॉर द एयर नेविगेशन सर्विसेज है, तो उसके लिए भी हमारी यहाँ पर कमेटी है। नेक्स्ट हमारा सेक्रेटरीट आ गया, इसका जो सेक्रेटरीट है, जो जो सेक्रेटरीट में आप देखिए कि इसके जो एयर नेविगेशन ब्यूरो हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा, उसका भी एक ब्यूरो है अलग। टेक्निकल जो असिस्टेंट्स चाहिए आप, उसके लिए भी यहाँ ब्यूरो बनाया है। अब लीगल एडवाइस, कोई लीगल कोई मैटर है तो उसके लिए भी यहाँ पे ब्यूरो है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज के लिए भी हमारा यहाँ पर एक सेक्रेटरीट यहाँ पर बना हुआ है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ ब्यूरोज है, कमीशन और कमेटीज जो बनी है, वो भी सारी इसके अंडर हमारी कवर होगी, राइट। 33 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हो गए, विच आर विल बी द गवर्निंग बॉडी फॉर इट। जो हमारी जो 193 असेंबली की जितनी भी असेंबली होती है, ये इसको इलेक्ट करती है फॉर 3 ईयर टर्म, 3 ईयर टर्म्स के लिए रहता है। एवरी 3 ईयर बाद इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद ये री इलेक्ट करते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम। अब जैसे फॉरवर्ड मूव ऑन करेंगे, तो हम थोड़ी इसमें जो डेफिनेशन है वो आपके जो समझनी जरूरी है, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको लेटर ऑन भी कोई दिक्कत ना रहे, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन, राइट फ्रेंड्स। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम समझ तो लेंगे, लेकिन जो उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हम उससे पढ़ेंगे। कोई इसमें ऐसा जुगाड़ नहीं करना पड़ता है, इसमें जो आपकी डेफिनेशन है वही आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द परफेक्ट। इसके लिए जो है जो कंक्रीट इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, जब आप वो समझ लेंगे, डेफिनेटली आपको ये टर्म्स भी अच्छे से समझ आ जाएगी, राइट फ्रेंड्स। सो डेफिनेशंस तो आपको उसकी पूरी ही याद हो तो उतना बढ़िया रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होते हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स क्या होते हैं, एनी स्टेट दैट इज, तभी मैं इसको मैं पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पे पढ़ूंगा, ताकि क्योंकि इसमें हमारा वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी है इसमें, राइट। जैसे कि एनी स्टेट दैट इज ए पार्टी टू द आईको। ओके, कोई भी स्टेट है हमारा, स्टेट आप यहाँ में नेशन होगा, जैसे इंडिया हो गया हमारा, यूएस हो गया, इनको हम यहाँ पर स्टेट डिनोट करते हैं। So that is a party to ICAO signed in Chicago on 7 December 1944. Okay.
जिसने भी यहाँ पर साइन किया है, जो भी हमारा असेंबली का मेंबर है, तो दैट विल बी नोन एज योर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ओके, साइंड ऑन शिकागो 7 दिसंबर 1944 को, जब ये शिकागो कन्वेंशन के अंदर हमारी आईकॉ में जो असेंबली जो हमारी फॉर्म हुई थी, तो उसमें जिसने भी स्टेट ने पार्टी ने वहाँ पर साइन किया है, जो पार्टी है इसकी आईकॉ की, हमारी कोई भी स्टेट ने वहाँ पर साइन किया है एंड दे आर द मेंबर ऑफ इट, तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में हम उसको मानेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल एयर स्पेस। ओके, टेरिटोरियल स्पेस होता है एयर स्पेस बाउंड्री बिटवीन स्टेट ज्योग्राफिकल बाउंड्री एक्सटेंड अनलिमिटेड वर्टिकली। ओके, अब क्या होता है, हम बोलते हैं ये इसका एयर स्पेस है, कई बार आपने सुना होगा एयर स्पेस बंद हो गया है, एयर स्पेस उन्होंने बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, तो वो क्या होता है, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब इंडिया की जितनी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, जो उसकी वाटर जो सी बाउंड्री है, वाटर रीजन है, वाटर बाउंड्री होगी, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होगी। ओके, सो हॉरिजॉन्टली जितनी भी उसकी बाउंड्री कवर होगी, सो दैट विल बी द टेरिटोरियल एयर स्पेस ऑफ इट, वो इंडिया का जैसे एयर स्पेस हो जाएगा, राइट। और वर्टिकली वो क्या होगा, वर्टिकली उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंडिया के ऊपर से फ्लाई करें, वर्टिकली आप कितने ऊपर चले जाए, दैट विल बी कवर इन योर एयर स्पेस ऑफ इंडिया। जैसे कोई नेशन में स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिया का, तो इंडिया के एयर स्पेस में कवर होगा, वेदर यू आर फ्लाइंग एट 10,000 फीट और एट 70,000 या 50,000 फीट, आप जितने में भी फ्लाई कर रहे हो, 40,000 फीट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। दैट अनलिमिटेड वर्टिकली रहेगा, हॉरिजॉन्टली इसकी बाउंड्री होती है, जो हमारी स्टेट की ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, उससे ही हमारी टेरिटोरियल एयर स्पेस बाउंड होती है, राइट। जो हमारा बॉर्डर होता है, राइट, जैसे हम बॉर्डर ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारा एलओसी हो गया और हमारा पीओक्यू हो गया, हमारा चाइना हो गया, हमारा इंडिया हो गया, तो जितनी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसी हिसाब से ये टेरिटोरियल एयर स्पेस बने हुए ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से ये डिफाइन होते हैं, राइट। अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट आ गया हाई सी। हाई सीज क्या होता है फ्रेंड, आपने कई बार सुना होगा, व्हेन एवर वी आर गोइंग फॉर आवर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, हम इंटरनेशनल फ्लाइट चलाते हैं, कई बार ऐसा रीजन आएगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यू टेक ऑफ फ्रॉम इंडिया, ओके, इंडिया से आपने टेक ऑफ किया यूरोपियन नेशंस के लिए, या फिर आप अमेरिका के लिए जा रहे हैं, तो कई बार बीच में ऐसा रीजन भी आता है विच इज नाइदर द बाउंड्री ऑफ इंडिया नाइदर द बाउंड्री ऑफ अदर नेशन, तो वो बीच में जो सी रीजन ऐसा आएगा, जहाँ पर दो 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 बीच का बाउंड्री डिफाइन करेगा, राइट। इट एक्ट्स लाइक बाउंड्री बिटवीन दो, मतलब वहां पर किसी का मतलब अधिकार नहीं है वहां पर, इट इज फ्री फ्रॉम द एयर स्पेस। ओके, टेरिटोरी एरिया से वो फ्री है। फॉर एग्जांपल वहां पर इंडिया की बाउंड्री एंड होती है और दूसरे नेशन की स्टार्ट होती है, जो उसके बीच का जो रीजन रहेगा विच विल बी आउटसाइड ऑफ द स्टेट टेरिटोरी एयर सीज। ओके, तो वो रीजन हम क्या डिफाइन करेंगे, दैट विल बी नोन एज योर हाई सी रीजन। ओके, यहाँ पर किसी का वो राइट नहीं होगा, राइट। ये इसमें आप हम लेटर ऑन भी समझे कि अगर यहाँ पर कुछ होता भी है, कोई एक्टिविटीज भी होती है, कोई प्रोसिक्यूशन है, तो जो रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट होता है, जहाँ पर रजिस्टर्ड है, वही पर यहाँ पर एक्शन लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। बिकॉज यहाँ पर कोई भी किसी भी नेशन का राइट नहीं चलता, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ लेयर बिटवीन या बाउंड्री बिटवीन रहता है, बिटवीन दो एयर स्पेसिस, दो दो एयर स्पेसिस के बीच की बाउंड्री एक्ट करती है। सी रीजन रहते हैं जैसे हमारे हाई सी रीजन, तो उसी को हम हाई सी रीजन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज कैबोटाज, जो हम आगे पढ़ेंगे कैबोटाज के बारे में। कैबोटाज इज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स विद इन वन कंट्री। ओके, लेकिन इसमें आप समझिए, इसमें एक जो कैच है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर विद इन वन कंट्री, डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए, राइट, बाय एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन अनदर कंट्री। अब क्या है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कैबोटाज का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर हमारी जो पार्सल सर्विसेज है डोमेस्टिक यूज के लिए, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन यूएसए। ओके, मैं ब्लू डार्ट का यूज करता हूँ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ओके, अब एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड तो वो फॉर एग्जांपल अमेरिकन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है या फिर यूरोपियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन मैं यूज उसको डोमेस्टिक यूज कर रहा हूँ इन इंडिया फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ओके, तो वो क्या होगा, डेट विल बी अंडर द कैबोटाज। ओके, और सेमली वो पैसेंजर्स के लिए भी हो सकता है, राइट। मैं जेट ऑपरेट करता हूँ, कोई शेड्यूल एयरक्राफ्ट में कोई जेट ऑपरेट करता हूँ, जेट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड माई कंट्री, इंडिया से वो बाहर रजिस्टर्ड है, और उसको मैं यहाँ पर अपना डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज कर रहा हूँ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम, आप मानिए आई एम गोइंग फ्रॉम चंडीगढ़ से मैं कहीं कलकत्ता या चंडीगढ़ से मैं चेन्नई के लिए यूज कर रहा हूँ फॉर द डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज कर रहा हूँ उसको, एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन आवर कंट्री, तो उसमें फ्रेंड्स हम उसको कैबोटाज के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एनेक्स्चर्स। एनेक्स्चर्स होते हैं हमारे दैट आर द स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स है हमारे, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जैसे हमारे रूल्स और लॉज होते हैं, वैसे ये हमारे होते हैं एनेक्स्चर्स होते हैं। सो डिफरेंट 19 एनेक्स्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके हम समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इसके टॉप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो ये कवर करते हैं। हर एनेक्स्चर का अपना एक एलिमेंट रहता है, इसका काम रहता है, राइट। सो ये क्या होते हैं, रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस रहती है।
जो हमारी एविएशन प्रोसीजर्स के लिए अडॉप्टेड होती हैं। तो ये क्या है, फाइनलाइज़ कौन करता है इसको? एयर नेविगेशन कमीशन जो होती है हमारी, हमने आईकॉ में समझी थी, वो है। वो इसको फाइनलाइज़ करती है और अडॉप्ट कौन करती है इसको? आईकॉ अडॉप्ट करती है। तो जब आईकॉ इसको अडॉप्ट कर रही है तो आप समझिए कि इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है व्हिच आर अंडर इट, ओके। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हमारे आईकॉ के, उनके ऊपर ये लागू हो जाता है, राइट? इट इज़ एप्लीकेबल ऑन देम, ओके। नेक्स्ट है हमारा पैन्स। पैन का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, जो पैन की फुल फॉर्म है। तो क्या है, अब क्या एनेक्स्टर्स क्या होते हैं, सम टाइम टेक्निकल होते हैं नेचर में, राइट? दे आर टेक्निकल। तो अगर उनकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उनको जो फर्दर एक्सप्लेन किया होता है, वो किसमें पब्लिश करते हैं? दैट आर पब्लिश्ड इन योर पैन, ओके। प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, ताकि वो अच्छे से हम उसको फर्दर उसकी क्लियरेंस हो, अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, समझ पाए। तो दे आर डिफाइंड इन योर प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? डॉक्स होते हैं। डॉक्स मानिए आप, ये हमारे को मानिए कि हमारे को एडवाइस की जाती है। मानिए अब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आपसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स? आप ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करते हैं हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एयरक्राफ्ट के हिसाब से एग्जांपल समझाता हूँ, तब ज़्यादा आसान होगा। अब आप फ्लाई उस टाइम कर रहे होते हैं, तो आपको बोला जाता है कि आप सीट बेल्ट पहनिए, तो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा कि आपको वो पहननी पड़ेगी ड्यूरिंग योर टेक ऑफ एंड लैंडिंग फेज़, आपको सीट बेल्ट यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? और कोई आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर आते हैं कि आपने देयर शुड बी नो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए हमारे एयरक्राफ्ट में। तो दैट इज अंडर नेक्स्ट है वो, क्योंकि वो एक दैट इज अफेक्टिंग द सेफ्टी, और वो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी है। अब क्या होता है, सम टाइम हमारे को बोलते हैं कि यू नीड टू, आप अपना फोन एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। तो यूजुअली कई बार लोग नहीं करते स्विच ऑफ फोन, या वो एयरप्लेन मोड में नहीं रहते। तो वो क्या है, वो हमारे डॉग्स के अंदर कवर होते हैं, जो एक हमारे को रिकमेंड किया जाता है कि आपको रिकमेंड है कि आप ऐसा करिए, राइट? सो दैट इज अंडर योर डॉग, ओके। तो नेक्स्ट जैसे दे आर द प्रैक्टिसेस जो हमारे को फॉलो करनी ही पड़ती है, राइट? सो डॉग्स में जैसे आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग एविएशन प्रोसीजर्स एंड रिकमेंडेशन, लेकिन ये इतने मैच्योर नहीं होते कि हम इसको नेक्स्ट स्टेज में ऐड ऑन करें, राइट फ्रेंड्स? तो दीज आर द डॉग्स, डिफरेंट हमारे डॉग्स रहते हैं, डॉग 444, और हमारे जितने भी अलग अलग तरह के डॉग्स होते हैं, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के डॉग है हमारे, वो सारे भी जो हमारे को रिकमेंडेशंस होती है हमारे को, मतलब एक हमारे को बताया जाता है कि आपको ये करना चाहिए फॉलो, तो मतलब आप ऐसा करिए, राइट? एक हमारे को रिकमेंडेशन मिलती है, तो दैट इज अंडर डॉग, ओके। जो हमारे नेक्स्ट है वो हमारे लिए फाइनल वर्डिक्ट है, वो हमारे को करना ही पड़ता है, वी नीड टू फॉलो इट, ओके। वो हमारे लिए रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है और हमारे को वो करनी ही है, राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग इट। सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स, थोड़ा आगे समझते हैं। और फ्रेंड्स, सो मैं सोचता हूँ मैं आपको एक बार उससे जो हम कार का कर रहे थे उसको एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे हम समझ रहे थे कि जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल बताया था, कार के एग्जांपल से आप इसको थोड़ा, जो हमारा इंडस्ट्री और डॉग का आता है वो ये है। फॉर एग्जांपल आप मानिए कि आपको बोला है कि वियर सीट बेल्ट, तो ये क्या है, ये हमारा एक रूल है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। जब आप कहीं सिटी ड्राइव कर रहे होगे तो यू नीड टू वेयर योर सीट बेल्ट, ओके। सीट बेल्ट नहीं करेंगे फॉलो तो आपको डेफिनेटली वहाँ फाइन्स आप पे हो जाएंगे लागू, राइट? आपको फाइन्स देने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या होता है, हमारे को बोला जाता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर कहीं कहीं आप फॉर द एफिशिएंसी, आप बेटर, आपको एफिशिएंसी मिले, अच्छा रहे, तो आप नॉर्मल स्पीड लिमिट मेंटेन करिए, 80 से तक हमारी 80 70 80 की आपकी स्पीड लिमिट रहनी चाहिए। और टायर का वेयर और टियर ना हो हमारे टायर का, ताकि आप ऐसे से ड्राइव करिए फॉर द माइलेजिंग परस्पेक्टिव। तो वो किस में, वो हमारे को रिकमेंडेशन होती है फॉर द बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, फॉर द बेटर ड्राइविंग। ओवर स्पीड लिमिट का अलग केस आ जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द रिकमेंडेशन, आपको रिकमेंड किया जाता है फॉर द बेटर एफिशिएंसी, ताकि आपका टायर का वेयर टेयर ना हो, इंजन का कुछ नुकसान ना हो, तो आप स्मूथली ड्राइव करिएगा, ज़्यादा रैश ड्राइविंग ना करिए। तो एक हमारे ये रिकमेंडेशन हो जाती है, राइट फ्रेंड्स? लेकिन जब हमारे को सीट बेल्ट की बात आती है तो वो हमारे को पहननी पड़ती है। तो दिस वाज समटाइम्स डिफरेंस जो हमारी एनेक्सा और डॉग के, जो हमारा कार के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता था, राइट फ्रेंड्स? सो लेट्स मूव ऑन, आगे समझते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीजर होते हैं उसको समझते हैं। जो हमारे प्रोसिक्यूशन वगैरह रहते हैं, प्रोसीजर कैसे इसमें प्रोसिक्यूट करते हैं, अगर कोई ऑफेंसेस या फिर कुछ एक्टिविटी हेल्ड होती है, राइट? तो सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, जिसने भी अडॉप्टेड है या फिर आपने साइन कर दिया है हमारा शिकागो कन्वेंशन, आईकॉ के जो हमारे रूल असेंबली का पार्ट है, तो यू आर बाइंडिंग थ्रू दिस एनेक्सेस। मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे एनेक्सेस है, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस है, वो आपको अपने स्टेट में फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने शिकागो कन्वेंशन में वहाँ पर साइन किया है, यू हैव अडॉप्टेड एंड पार्टिसिपेटेड इन इट, तो यू हैव बाउंड बाइंड बाय दिस
नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। अगर आप नहीं फॉलो करते सम टाइम, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ डिफरेंसेस लाने हैं, तो आपको क्या होगा, आपको इसको आईकॉम में नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंसेस आप लाना चाहते हैं अपने स्टेट में, इट विल नीड टू पब्लिश इट इन योर एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन, जो आपका अपने स्टेट का होगा। विद इन 60 डेज आपको वहाँ पर पब्लिश करना होगा कि क्यों आप डिफरेंसेस चाहते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, जो हमारी ग्लोबल स्केल में जो हमारी एनएक्सएस है, उससे आप क्यों अपना डिफरेंस चाहते हैं, राइट? तो वो आपको वहाँ पर रीजन को आईकॉ को जो एआईपी में आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स? विद इन 60 डेज का इसका पीरियड रहेगा। ओके, तो जैसे इंडिया में देखिए, इट इज पब्लिश्ड इन एआईपी सेक्शन 1.7। ओके, ये इंडिया का है, पब्लिश इन एआईपी सेक्शन 1.7 में होता है। अब प्रोसिक्यूशन के जो हमारे ऑफेंडर्स के जो रूल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, तो इन एयर, ओके, इन द एयर, स्टेट इन हुज एयर स्पेस ऑफेंस वाज कमिटेड हैज राइट टू प्रोसिक्यूट। ओके, राइट फ्रेंड्स? तो आप समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन द एयर कैसा केस रहेगा ये। इन द एयर आप फ्लाई कर रहे हैं, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल इंडिया से हम यूएसए से, या फिर हम मानिए कोई यूएसए से हम इंडिया की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, राइट? तो एयरक्राफ्ट यूएस से रजिस्टर्ड है। ओके, अब क्या हुआ, वो इंडियन एयर स्पेस में एंटर हो गया, राइट? इंडियन एयर स्पेस में एंटर हो चुका है। इट टेक ऑफ फ्रॉम यूएसए, और यूएसए से हमारी, मानिए आप न्यूयॉर्क से, हमारी दिल्ली की फ्लाइट थी, न्यूयॉर्क से वो टेक ऑफ किया उसने, अमेरिकन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो हमारा इंडियन एयर स्पेस में एंटर हो गया। अब क्या हुआ, वहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट होता है हमारे एयरक्राफ्ट में, राइट? तो जो भी एक्शन होगा, जो भी प्रोसिक्यूशन उसमें चलेगा, जो भी इसमें प्रोसिक्यूट होगा, तो वो किसका राइट आएगा? राइट विल बी ऑफ द स्टेट इन विच एयर स्पेस इट हैज बीन फ्लाइंग। ओके, इस पे एयर स्पेस में वो करंटली है, तो वो किस एयर स्पेस में फ्लाइंग? इट इज इन इंडियन एयर स्पेस। इंडियन जो इंडियन जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो उस पर एक्शन लेगी, राइट? नेक्स्ट आप देखिए, ओवरलैंड क्या होगा? रूल ऑफ स्टेट अबव विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विल अप्लाई। ओके, जो इसमें क्या है, ओवरलैंड भी वही है कि जिस स्टेट के ऊपर जो एयरक्राफ्ट आपको फ्लाई कर रहा होगा, वही इस पे ओवरलैंड भी एक्शन लेगा, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर वो इंडियन वो लैंड करता है, लैंड में वहाँ पर कोई कमिटेड होता है, तो जिस स्टेट में वो लैंड हुआ वहीं पर वो एक्शन लेगा, राइट फ्रेंड्स? अब इंडिया इंडिया उस पर एक्शन लेगा, बेशक वो न्यूयॉर्क रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, या न्यूयॉर्क करेक्शन, वो अमेरिकन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, न्यूयॉर्क से वो टेक ऑफ करके इंडिया आया, लैंड कर गया, लेकिन जो एक्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस पर एक्शन लेंगे, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारा है कि ओवर इंटरनेशनल वाटर, जो इंटरनेशनल वाटर बाउंड्रीज होती है, तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ हमारे इंटरनेशनल लॉ बने होते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर अप्लाई होते हैं। ओके, इंटरनेशनल लॉ वहाँ पर अप्लाई होते हैं, जो हमारी वाटर बाउंड्रीज रहती है, इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्रीज रहती है हमारी, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लॉज हमारे डिफाइंड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉज, वहाँ पर आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो कैरी ऑन आउट होती है। ओके, अब आपको ये तो क्लियर हो गया, इन द एयर है चाहे ओवर लैंड है। ओके, स्टेट ओवर विच एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विल अप्लाई। राइट फ्रेंड, तो वही है, बस वही है, इसमें सेम है। जैसे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया, जिसके ऊपर भी आप फ्लाई कर रहे होगे, जहाँ पर भी आप लैंड करेंगे, वही वहाँ की जो नेशन, जो स्टेट होगा, वही आप पे कोई जो एयरक्राफ्ट पे कुछ भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, कुछ भी एक्शन लेना है, कोई भी प्रोसीजर आगे जो फाइल होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉज जो चलेंगे, दैट विल बी ऑफ द स्टेट जहाँ पर आप ओवर फ्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट हमारा लैंड है, राइट? इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, राइट? किसी भी स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन जहाँ पर वो लैंड किया गया है, जिसके एयर स्पेस के ऊपर से वो फ्लाई कर रहा है, वही उस पर एक्शन लेगा, राइट? नेक्स्ट आप देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स का हमने समझ लिया, इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो गया, और ओवर हाई सीज हो गया। हाई सीज का केस कैसे आ गया? जो हमारे किसी भी हमारी बाउंड्रीज में नहीं होता, राइट? तो जो फ्री जोन होता है हमारा, अपना ये फ्री जोन है, तो इसमें किसका एक्शन रहेगा? इसमें जो एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, जहाँ भी जिस कंट्री में एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, वही इस पे आगे प्रोसिक्यूशन चलाएगी, राइट फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल, इसमें क्लियर करता हूँ मैं आपको, आप अगर इंडिया से टेक ऑफ कर रहे हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है आपका, कोई भी इंडियन ऑपरेटर से कोई रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो टेक ऑफ करता है और इट इज फ्लाइंग ओवर द हाई सीज। ओके, और हाई सीज के नियर कोई मानिए आप कोई यूरोपियन नेशन टच आउट होता है, या फिर अमेरिकन नेशन टच आउट होता है हमारा, राइट? लेकिन जब वो हाई सीज रीजन पे फ्लाई कर रहा है, एट दैट टाइम जो उस पे प्रोसिक्यूशन अप्लाई होगा, जो भी उसके ऊपर रूल्स एंड लॉज एप्लीकेबल होंगे, कोई भी एक्शन फॉरवर्ड होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड प्रोसिक्यूशन विल बी बाय द स्टेट। ओके, जो स्टेट रजिस्टर्ड होगा, तो इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो इंडिया के जो भी रूल्स और जो भी प्रोसिक्यूशन फाइलिंग है, वो उस हिसाब से आगे चलेगी, राइट फ्रेंड्स? तो दिस वाज द राइट टू प्रोसिक्यूट, कैसे ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करना है और कैसे रहेगा इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस में, राइट? ओके,
सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट जो हमारे इसमें एग्रीमेंट्स में जो हमारे रूल आते हैं, आप समझिए, ये है सबसे पहले रिगार्डिंग योर सर्च एंड रेस्क्यू। ओके, सर्च एंड रेस्क्यू में क्या बोलता है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, राइट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, मस्ट प्रोवाइड हमारा सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटीज इनको अप्लाई करनी थी इनकी टेरिटरी में, राइट। काय के लिए तो इनके क्या करना होता है, इनको हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन मेंटेन करनी पड़ती है विद द एडजस्टमेंट स्टेट्स। ओके, और जितने भी हमारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी भी रिक्वेस्ट कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पर आपको असिस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये मानिए, इसको मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँ, कोई फॉरेन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है और उसका क्रैश हमारे इंडियन एयर स्पेस में होता है, राइट, इंडियन रीजन में उसका कुछ क्रैश हो जाता है, या और हमारे को क्या करना है वहाँ पर, वो जो फॉरेन स्टेट है दैट कॉन्टेक्ट अस, तो हमारी ये वहाँ पर ड्यूटी बनती है कि वी नीड टू प्रोवाइड द सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटी टू देम। ओके, और उनके साथ हमारे को हाई लेवल कोऑपरेशन, कोई भी उनको जरूरत होगी हमारे को वहाँ पर उनके साथ असिस्ट करना होगा, हमारे को उनकी मदद करनी पड़ेगी, राइट। इन सर्च एंड रेस्क्यू केस, कोई भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, रेस्क्यू करना है, तो जितने भी कैरी आउट होगा, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट, जो हमारा स्टेट है जहाँ पर ये हुआ है, कि उनको रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, जो फॉरेन एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है, अगर वहाँ पर हमारे रीजन में वो वहाँ पर कुछ उसका मिस हैपनिंग हुई है, तो हमारे को उसके साथ पूरा असिस्ट और कॉपरेशन करना होगा विद हाई लेवल ऑफ कॉपरेशन, राइट फ्रेंड्स। कार्गो रिस्ट्रिक्शन आती है हमारी नेक्स्ट। कार्गो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोई भी, जैसे आपने देखा होगा, म्यूनिशन ऑफ वार्स अबव द अनदर स्टेट विदाउट परमिशन। ओके, कोई वॉर के आइटम आप कैरी कर रहे हैं, राइट, कोई वॉर सिचुएशन चली है, कोई डेंजरस कार्गो आप कैरी कर रहे हैं, सो वो सबसे पहले तुम्हारा जो नेक्स्ट 8 है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस गुड्स, उसके अंदर कवर होना चाहिए। और वैसे तो कोई भी स्टेट है उसको ये कैरी आउट नहीं करना चाहिए, राइट। कोई भी अगर कोई वॉर सिचुएशन के लिए कोई डेंजरस कार्गो या कोई मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी आउट कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऊपर, तो दैट इज नॉट अलाउड, तो वहाँ पर हमारी कार्गो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। अगर डेंजरस कार्गो कैरी भी कर रहा है तो इट मस्ट बी कंप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 18 से कंप्लाई होना चाहिए, और हमारे को वहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, यहाँ से कोई डेंजरस कार्गो कैरी आउट हो रहा है, राइट। वैसा नहीं, कोई अगर कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोई हम डेंजरस गुड्स दूसरी स्टेट के ऊपर से जा रहे हैं बिना पूछे, राइट, तो वो नहीं होगा, राइट, वहाँ पर कार्गो रिस्ट्रिक्शन आती है, और नेक्स्ट 18 इसके लिए हमारा एप्लीकेबल रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा सर्चिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, राइट। जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसके पास राइट है टू सर्च द एयरक्राफ्ट ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ओके, लैंडिंग पे और बिफोर डिपार्चर। ओके, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया में लैंड करता है या इंडिया से टेक ऑफ कर रहा है, तो हमारे पास फुल अथॉरिटी होती है कि हम उस एयरक्राफ्ट को फॉर द सेफ्टी पर्पस, फॉर द एफिशिएंट, जो हमारा सब कुछ सही रहे इन एविएशन इंडस्ट्री में, सेफ एंड एफिशिएंट मैनर के लिए हम उसको चेक कर सकते हैं। वी हैव राइट टू सर्च दैट एयरक्राफ्ट। ओके, कोई भी अगर चाहे वो दूसरी फॉरेन स्टेट में रजिस्टर्ड है, इट इज इन इंडिया, तो हम उसको पूरा उसके डिपार्चर से लेकर या लैंडिंग में हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। वी कैन सर्च दैट एयरक्राफ्ट। ओके, अगर हमारे को वहाँ पर कोई शक होता है, राइट, वी फाइंड समथिंग सस्पेक्टिव, वहाँ वो आपको कोई सस्पेक्ट लगता है, तो फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, फॉर एनी सेफ्टी पर्पस आप उसको सर्च कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसलेट एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसलेट एग्रीमेंट हमारा क्यों है, ये सबसे पहले आप समझिए, ये जो कंट्री एयरलाइंस है, हमारी एयरलाइंस ऑपरेटर्स, उनके लिए ये आया है, राइट। तो इसमें क्या बोलता है कि कोई भी हमारा जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है विच आर रजिस्टर्ड अंडर आईकाओ, राइट, आईकाओ के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनके अंदर उनके पास राइट होता है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को कि वो अपनी एयरलाइन जो उनके अंदर रजिस्टर्ड है, दे कैन एंटर एंड लैंड इन अनदर कंट्री, वो किसी भी अनदर कंट्री में एंटर कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो ये क्यों आया, ये क्यों आया, बिकॉज ड्यूरिंग कन्वेंशन ये इसलिए राइज हुआ क्योंकि जैसे स्मॉलर कंट्री है जिनका इतना कमर्शियल जो एविएशन है वो इतना स्केल ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, इक्वलिटी रहे, राइट फ्रेंड्स। अब कोई डेवलप नहीं है कंट्री, राइट, अब वहाँ पर कोई डोमिनेंसी नहीं हो जाए, फॉर एग्जांपल द नेशन लाइक यूएसए जो फुल्ली डेवलप हमारे नेशन है, ताकि एविएशन में हमारी एक इक्वलिटी मेंटेन रहे, कोई एविएशन डोमिनेशन क्रिएट ना हो, राइट फ्रेंड्स। सो इसलिए हमने ये रूल बनाया है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिट एग्रीमेंट बनाया, जिसमें हमारा ये हुआ कि चाहे वो स्मॉलर कंट्री है, वेदर इट इज अ लार्जर कंट्री, तो वो कहीं भी हमारा एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ अपना कमर्शियल फ्लाइट जो हमारा ऑपरेशन है वो कैरी आउट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। So for the smoothness and equality in our commercial aviation, usually linked to the airlines perspective, तो हमारे लिए वहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिट एग्रीमेंट वहाँ पर आया हमारा, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द फ्रीडम ऑफ एयर, हमारी फ्रीडम्स ऑफ एयर रहती है, क्या क्या रहती है वो उसके बारे में समझते हैं, राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रीडम ऑफ एयर, जो हमारी फ्लाइट पाथ की जो फ्रीडम रहती है हमारी, राइट, वो हम उसको समझते हैं, राइट। अब आप ये समझिए कि इट इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से समझेंगे हम।
तो बेटर हमारे को ये क्लियर हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट। तो हमारी डिफरेंट फ्रीडम्स आती है। सबसे पहले जो हमारी होती है दैट इज आवर टेक्निकल फ्रीडम्स, ओके। हमारी सबसे पहले जो टाइप होती है, सबसे पहले आप समझिए ये होगी टेक्निकल फ्रीडम्स। नेक्स्ट हमारी क्या होगी, नेक्स्ट है हमारी कमर्शियल फ्रीडम्स, ओके। बोथ को हम बहुत अच्छे से वही कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अच्छे से समझिए। ये आप समझिए हमारा फर्स्ट नेशन है, ये हमारा सेकंड नेशन हो गया, ये हमारा थर्ड नेशन हो गया, राइट। अब इसको मैं लिख ही लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। आप इसको समझिए, लाइक इंडिया, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर चाइना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ यूएसए, ओके। अब आपको और बेटर से यहाँ समझ आ जाएगा, राइट। सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम टू ओवरफ्लाई अनदर कंट्री, ओके। फ्रीडम टू ओवरफ्लाई अनदर कंट्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा एयरक्राफ्ट है, तो फर्स्ट फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर से ओवरफ्लाई कर सकता हूँ। आई कैन ओवरफ्लाई फ्रॉम चाइना, ओके। चाइना के ऊपर से मैं ओवरफ्लाई कर सकता हूँ अगर मेरे को यूएसए लैंड करना, राइट। तो ये फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में कवर होता है, जहाँ पर मेरे पास ये टेक्निकल फ्रीडम आती है कि आई कैन ओवरफ्लाई चाइना एंड लैंड एट यूएसए, ओके। हमारी फर्स्ट फ्रीडम के मतलब कवर हो जाती है, राइट फ्रेंड्स। हमारी फर्स्ट फ्रीडम आ गई। नेक्स्ट हमारी है जो है दैट इज सेकंड फ्रीडम, लैंड इन अनदर कंट्री फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूलिंग, ओके। अब क्या हुआ नेक्स्ट फ्रीडम में, आप समझिए। नेक्स्ट फ्रीडम जो हमारी है उसमें जो कवर हुआ है, अब मानिए मैं यहाँ से टेक ऑफ करता हूँ, आई टेक ऑफ फ्रॉम हियर। अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को क्या लगा, आई नीड अ रीफ्यूल, ओके। मेरे को रिफ्यूलिंग करनी है, या मेरी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, माई फ्लाइट इज फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू न्यूयॉर्क, मेरे को न्यूयॉर्क जाना है। लेकिन क्या हुआ, रीचिंग नियर द चाइना एयर स्पेस, ओके। चाइना एयर स्पेस के चाइनीज एयर स्पेस के पास करीब आया, चाइना एयर स्पेस के पास पहुंचा, मैंने देखा कि आई नीड अ रीफ्यूल या फिर कोई टेक्निकल मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर क्या कर सकता हूँ, आई हैव सेकंड फ्रीडम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लैंड कर सकता हूँ अनदर कंट्री फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट, या फिर कोई फ्यूलिंग मेरे को करनी है, तो यहाँ पर मैं लैंड कर सकता हूँ। फिर यहाँ से मैं अपनी रीफ्यूलिंग करके दोबारा से अपना फिर टेक ऑफ करके अपना कहाँ यूएसए जा सकता हूँ, राइट। जो मेरी लैंड, ये मेरी सेकंड फ्रीडम के अंदर कवर होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कोई मेरे को फ्यूलिंग है या फिर कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर भी लैंड कर सकता हूँ, राइट। और अपना फ्लाइट कैरी आउट कर सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट जो हमारी कवर होती है दैट इज योर कमर्शियल फ्रीडम्स। हमारी कमर्शियल फ्रीडम्स हम समझते हैं। हो फ्रेंड, आपको ये अच्छे से समझ आ गया, राइट फ्रेंड्स। अब लेट्स अंडरस्टैंड हमारी जो नेक्स्ट फ्रीडम है, उसमें आप देखिए कि दैट इज थर्ड फ्रीडम, दैट इज फ्लाई विद पैसेंजर फ्रॉम फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू अनदर कंट्री, ओके। अब यहाँ पर मेरे पैसेंजर फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू अनदर, ओके। जैसे यहाँ मेरे पैसेंजर्स है, ओके। अब पैसेंजर्स को मैं अपने जो पैसेंजर्स है, यहाँ पर जो इंडियन पैसेंजर्स है, इंडियन इंडियन जो यहाँ पर बैठे हैं, आई हैव अकॉर्डिंग टू थर्ड फ्रीडम, मैं इंडियंस को यहाँ से कैरी आउट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इंडियंस को ले आ सकता हूँ कहाँ तक, यूएसए के लिए, राइट। अपने इंडियंस को मैं, जो मेरे इंडियन नेशनलिटी के पैसेंजर्स हैं, उनको मैं यूएसए में लैंड कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास थर्ड फ्रीडम के अंदर ये कवर होता है, ओके। अब जो हमारी नेक्स्ट फ्रीडम है दैट इज योर फोर्थ फ्रीडम, ओके। फोर्थ फ्रीडम में क्या होता है कि फोर्थ फ्रीडम में आप समझिए कि आई कैन पिक अप पैसेंजर फ्रॉम अनदर कंट्री, मैं पैसेंजर्स पिकअप कर सकता हूँ दूसरी कंट्री से, और उसको मैं अपनी कंट्री में ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट फ्रेंड्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मानिए आप यहाँ से मैं टेक ऑफ करता हूँ, तो यहाँ से मैं पैसेंजर्स पिकअप कर सकता हूँ, राइट। अब मैंने यहाँ से, तो आपने समझा कि मैं इंडियंस को यहाँ ले आ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भी यूएसए से मैं पैसेंजर्स को पिकअप कर सकता हूँ, पैसेंजर्स को पिकअप कर सकता हूँ यूएसए से, और उनको वापस कहाँ ले आ सकता हूँ, इंडिया, अपने नेशन में ला सकता हूँ वापस, राइट। मेरे इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, मैं उनको यूएसए से पिकअप करके वापस अपने नेशन में ला सकता हूँ। थर्ड फ्रीडम ने क्या समझा, मैंने अपने नेशन के लोग थे जो हमारे इंडियन, मेरे जो पैसेंजर्स थे, मैंने उनको, मेरे इंडियन क्या, हमारे पैसेंजर जो हमारे इंडिया के थे, मेरे नेशन में, हमारे नेशन में, उसको मैं, उनको मैंने ले जाके दूसरे नेशन में ड्रॉप कर दिया, राइट। अब मैंने वहाँ से अपने जो वहाँ के यूएसए के पैसेंजर्स हैं, कोई भी वहाँ जो पैसेंजर्स हैं, वहाँ से मैं उनको पिकअप करके अपने नेशन में ला सकता हूँ, राइट। आई कैन ब्रिंग देम टू द इंडिया, ओके। तो ये मेरा फोर्थ फ्रीडम के अंदर कवर हो सकता है। अब आप समझिए फिफ्थ फ्रीडम में भी जो हमारे पास एक आता है वो है पिकअप पैसेंजर्स फ्रॉम अनदर कंट्री, ओके। अब मैं पिकअप पैसेंजर कर सकता हूँ, मानिए आप जाइए पिकअप पैसेंजर फ्रॉम चाइना, मैं चाइनीज पीपल को भी वहां से पिकअप कर सकता है, चाइना गया, चाइनीज पीपल को पिकअप किया, और यहाँ से मेरा एयरक्राफ्ट इंडियन रजिस्टर्ड है, याद रखना आपने, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, मैं चाइनीज को यहाँ से पिकअप कर सकता हूँ, राइट फ्रेंड्स। चाइनीज को यहाँ से पिकअप किया मैंने, जो चाइना के लोग हैं, वहाँ के चाइना के पैसेंजर्स हैं, मैंने वहाँ से पिकअप किया उनको, राइट। और उनको यूएसए जाके लैंड कर सकता हूँ, यूएसए जाके उनको उतार सकता हूँ, राइट फ्रेंड्स। यूएसए में उनको लैंड करा सकता हूँ। तो ये फिफ्थ फ्रीडम कवर होता है। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि मेरा एयरक्राफ्ट तो इंडियन रजिस्टर्ड था,
मेरे को अपनी कंट्री का तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहा। इसमें मैंने चाइना से पैसेंजर्स को पिकअप किया और उनको अपना यूएसए में जाके उतार दिया। तो दैट वाज अंडर योर फिफ्थ फ्रीडम। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी फ्रीडम रहती है, टेक्निकल फ्रीडम, कमर्शियल फ्रीडम। एक बार आप इसको गो थ्रू करिएगा और अच्छे से समझिएगा। एक दो बार आप समझेंगे तो आपको ये इजिली एक बार सेट हो जाएगा माइंड में, राइट फ्रेंड्स। सो अनऑफिशियल जो हमारी फ्रीडम रहती है दैट इज 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ये हमारी अनऑफिशियल फ्रीडम रहती है, राइट। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फाइव, जो ये कॉम्बिनेशन जो इन जो फाइव हमने समझी ना, इनका कॉम्बिनेशन रहता है हमारी 6, 7, 8, 9 फ्रीडम में। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल जो हमारी फ्रीडम है जो आपने समझनी है दैट इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, इसमें फर्स्ट, सेकंड हमारी टेक्निकल कवर होगी और हमारी कमर्शियल के अंदर हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्रीडम आ गई, राइट फ्रेंड्स। सो थोड़े हमारे जो आइको के नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार आपने इनको भी अपने से समझ लेना, राइट। यू नीड टू मेमोराइज इट, इसकी ट्रिक्स में आप याद करिएगा, इसको एक बार समझिएगा, गो थ्रू करिएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। राइट फ्रेंड्स, सो अब समझिए, एकदम थोड़ा ऐसे होता है, right? अब आप समझिए, अब हमारा आ गया यहाँ पर आइको के एनेक्सर, जो मैंने आपको बताया था ना हमारे सार्प्स थे, डेट आर अकॉर्डिंग टू इट स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है हमारी, डेट आर अनेक्स्टर्स, ये हमारे को इससे हम बाइंड है, यू नीड टू फॉलो इट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, यू आर रजिस्टर्ड अंडर आइको, आप अडॉप्ट करते हैं, रेटिफाई करते हैं आइको को, तो आपको इन इन रूल्स को हमेशा फॉलो करना है, राइट। तो सबसे पहले समझिए, पर्सनल लाइसेंसिंग जितनी हमारी लाइसेंस वगैरह प्रोसेस है वो हमारी एनेक्स्टर 1 में कवर होती है। नेक्स्ट टू हमारे जो जितने भी रूल्स ऑफ एयर है दैट इज अंडर द नेक्स्ट टू। थर्ड हमारा क्या होता है, जो मेट सर्विसेज हमारी प्रोवाइड होती है फॉर एयर नेविगेशन, दैट इज अंडर नेक्स्ट थ्री। एरोनॉटिकल चार्ट्स, जो हमारे एरोनॉटिकल चार्ट्स वगैरह जितने भी रहते हैं दैट इज अंडर नेक्स्ट फोर। नेक्स्ट फाइव में हमारी जो मैनेजमेंट के लिए जो हमारी यूनिट यूज होती है इसमें, दैट इज अंडर द योर नेक्स्ट फाइव। ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट वन, जिसमें हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट, जनरल एविएशन और ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, डेट आर कवर अंडर आवर नेक्स्ट सिक्स, राइट फ्रेंड्स। नेशनलिटी और जो हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क होता है एयरक्राफ्ट में, राइट, तो जो उसके रिगार्डिंग रूल्स है, सेट्स है, जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, डेट आर अंडर आवर नेक्स्ट ईयर सेवन। नेक्स्ट ईयर एट में आ गया जो एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है, राइट। सो डेट आर कवर आवर अंडर आवर नेक्स्ट ईयर एट, जिसके रिगार्डिंग जितनी भी रूल्स और जो रिकमेंडेशन रहती है, रिकमेंडेड है, दैट इज अंडर नेक्स्ट ईयर एट। फैसिलिटेशन प्रोसेस इज अंडर आवर नेक्स्ट ईयर नाइन। और नेक्स्ट ईयर टेन में आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज होती है, जो हमारा रेडियो टेलीफोनी जो हमारे को लाइसेंस प्रोवाइड होता है, FRTL हो गया हमारा, राइट, रेडियो टेलीफोनी इंस्टीट्यूट, दैट आर अंडर दिस our annexed 10। ओके, इसमें रेडियो नेविगेट, कम्युनिकेशन प्रोसीजर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ओके, सर्विलेंस जो हमारे रेडार रहते हैं, राइट, और जो हम एरोनॉटिकल फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, राइट, VHF VHF हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह रहती है एरोनॉटिकल के साथ जो हमारी एविएशन के साथ लिंक है, दैट आर कवर ऑल अंडर दिस आवर annexed 10, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स सी मोर, टोटल 19 annexed है और भी समझते हैं इसको, फ्रेंड्स। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं, हम देखेंगे 11, जो हमारा नेक्स्ट 11 है, दैट इज जो हमारी एयर ट्रैफिक सर्विसेज होती है ना साइड फ्रेंड्स, दैट आर अंडर और नेक्स्ट 11। ओके, सर्च एंड रेस्क्यू, जो सर्च एंड रेस्क्यू हमारा कैरियर होता है, दैट वाज अंडर द रिकमेंडेशन जो प्रैक्टिसेस है, दैट आर अंडर आवर नेक्स्ट 12। ओके, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन और जो एक्सीडेंट होते हैं, दैट इज अंडर आवर नेक्स्ट 13। तभी देखा होगा अनलकी 13 बोलते हैं हमारे 13 को, तभी यहाँ पर आप इसको याद रखते हैं, तभी हमारा नेक्स्ट 13 हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन से हमारा लिंक किया गया। अब एरोड्रोम में जो आपके डिजाइन है, ऑपरेशन है, हेलीपोर्ट जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसका, एरोड्रोम से जो हमारा लिंक होता है, दैट इज ओवर नेक्स्ट 14। और हमारा जो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन जो सर्विसेज है, वो आर प्रोवाइडेड अंडर ओवर नेक्स्ट 15। ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो हमारे नॉइज होगी, एमिशन होगी, CO2 एमिशन होगी, कार्बन ऑफसेटिंग होगी, दैट आर अंडर आवर नेक्स्ट 16, जो हमारा एनवायरमेंटल लिंक रहता है, राइट। जो हमारी सिक्योरिटी है, अनलॉ इंटरफेरेंस हो गए, कोई भी एक्ट कमिटेड होता है, अनलॉ क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है जितनी भी रहती है फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो हमारा नेक्स्ट 17 में कवर रहता है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट 18 में हमारा क्या हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो डेंजरस ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का, जो डेट आर कवर अंडर अवर नेक्स्ट 18। तो अगर आप कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डेंजरस गुड्स है, तो डेट शुड बी कंपाइल्ड विद द नेक्स्ट 18 से, तभी आप वहां से कोई गुड्स कैरी कर सकते, दैट इज डेंजरस। ओके, डेंजरस गुड कैटेगरी में आता है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट 19, दैट इज सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, जितनी भी हमारी सेफ्टी जो मैनेजमेंट रहती है, सेफ ऑपरेशन रहते हैं, दैट आर अंडर आवर एनेक्स्टर 19। सो दीज आर ऑल आवर डिफरेंट टाइप ऑफ आवर एनेक्स्टर्स, राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, सो अब क्या है, यहाँ पर थोड़े डॉक ऐड किए गए हैं।
डॉक मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्स व्हाट आर डॉक? डॉक हमारी क्या होती है? डॉक आर द रिकमेंडेशन, ओके? जो इतनी मैच्योर नहीं होती कि हम उसको नेक्स्ट ईयर में ऐड करें, बट दे आर द रिकमेंडेशन जो हमारे को फॉलो करनी है व्हेनेवर वी आर कैरिंग इट। जो हमारे एविएशन में जितने भी हमारे प्रोसीजर्स कैरी आउट होते हैं, उसके लिए जो हमारे डॉक्स होते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आपको ये चीज़ करनी है, राइट? तो आप ऐसे तो समझिए, ऐसे तो हमारे टोटल कितने हैं, 260 डॉग्स है, राइट? जो हमारे आईकाओ के अंडर पब्लिश अंडर वेरियस हेड्स। सम ऑफ इम्पोर्टेंट डॉग्स जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉग 444 मैंने आपको लिखा था रिगार्डिंग अवर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, फिर रीजनल सप्लीमेंट्री प्रोसीजर्स, 733 रिगार्डिंग योर सर्च एंड रेस्क्यू, 8126 हमारा एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनुअल्स होगी इसके अंदर। और फ्रेंड्स याद रखना आपने, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम टू, ओके? डीजीसी एग्जाम्स के लिए भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, आपको डॉग्स जो जितने भी, चलो जितने भी मैं यहाँ पर डिफाइन है ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे तो हमारे 260 टोटल डॉग्स हैं, लेकिन जितने भी यहाँ मेंशन है इंपॉर्टेंट डॉग्स हो गए, नेक्स्टर्स है, वो आपको पता होने चाहिए, स्पेशली इन योर एयर रेगुलेशन एग्जाम जो हमारा रहता है, और योर सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए जो हमारा एग्जाम रहेगा, डीजीसी एग्जाम इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर लॉज एंड रेगुलेशन, वहाँ के लिए आपको ये पता होना चाहिए। एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गए, आपकी जो प्रोसीजर ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑपरेशंस हो गए, एब्रिविएशन कोड्स हमारे एबीसी आप देखिए कोड 8400, राइट? ऑल वेदर पेशेंट 9365 मैनुअल्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी ये हो गया। ऐसे ही आपने जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैन एडी एरोड्रोम वाला 9981, तो ये आपने एक बार गो थ्रू करना है, इसको आपने रिमेंबर करना है, राइट फ्रेंड्स? ये हमारे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट आईको कोड्स हैं, करेक्शन कोड्स नहीं, डॉक्स है, जो हमने एक बार गो थ्रू करने हैं और इनको एक बार हमारे को पता होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स? तो एक चीज हमने समझी जो डॉकर एंड नेक्स्टर के बीच का, कि दे आर द स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिस, जो हमारे नेक्स्टर है वो हमारे को रिकमेंडेड है, यू आर बाइंड टू इट, यू नीड टू फॉलो इट, ओके? अगर कुछ आप उससे चेंज लाते हैं तो आपको एआईपी में 60 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, राइट? अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, राइट? और फ्रेंड्स आप देखिए कि जो डॉग्स है दे आर रिकमेंडेशन, कि आपने भी ऐसा करना है, यू नीड टू डू दिस, मतलब यू नीड टू, मतलब आप यू शुड टेक केयर ऑफ दिस, ये आपको रिकमेंडेशन देते हो कि आप ऐसा करिएगा, ये करिएगा, राइट? लेकिन आपको वो करना ही है, राइट? दे आर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर यू। सो फ्रेंड्स लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसके साथ डायग्राम के साथ इसमें एड ऑन किया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा, जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है लिंक टू योर एविएशन, ओके? देखते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारी जो इसमें आती है दैट इज आवर IATA, ओके? दैट इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दैट यूजुअली लिंक टू आवर एयरलाइन, और जो हमारी एयरलाइंस होते हैं, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी एयरलाइंस कंपनीज के लिए बनाई गई है। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है फॉर द एयरलाइंस कंपनी, एंड देयर इंटरेस्ट कोई भी उनके मैटर्स है, तो उनकी जो एक एसोसिएशन है दैट इज योर IATA, ओके? नेक्स्ट जो हमारी है फ्रेंड दैट इज योर यूरोपियन सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस, ओके? ये हमारी 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी, का एक सेफ एंड सस्टेनेबल एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन यूरोपियन, यूरोप में हमारे, उसके लिए ये हमारी फॉर्म हुई थी ECAC, ओके? नेक्स्ट हमारी क्या है, EASA, ये हमारी आजकल जो रहती है, इट इज करंटली दैट आर इन योर यूरोपियन नेशन, जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी रहती है फॉर योर एविएशन सेफ्टी, जो हमारी एविएशन की हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इन योर यूरोपियन नेशन, जो हमारे EU भी बोलते हैं हम इसको, यूरोपियन यूनियन स्टेट्स होते हैं हमारे, सो दैट रेगुलेटरी बॉडी देयर इज योर EASA, जो हमारी यूरोपियन, ये EASA यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ओके? सो आप देखिए कि इस्टेब्लिश भी अभी ये हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 2002 में इस्टेब्लिश हुई है। ये इसने टुक ओवर किसका फंक्शन किया है, दे हैव टुक ओवर फंक्शन ऑफ योर, जो पहले हमारी क्या थी, जॉइंट एविएशन अथॉरिटी, जो पहली अर्लियर अथॉरिटी थी हमारी यूरोप में, उसका इसने ओवरटेक किया है, दैट टुक ओवर द फंक्शंस ऑफ योर JAA, ओके? इसमें कॉमन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो लाइसेंसिंग रहती है हमारी, प्रोसीजर रहते हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं, जितनी भी रजिस्ट्रेशन करनी है, लाइसेंसिंग प्रोसेसेस है, दैट आर लिंक, जो यूरोपियन यूनियंस में ऑपरेट होगा, दैट विल बी योर EASA, ओके? जो वहाँ की मेन रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। JAA हमने समझा पहले की रेगुलेटरी बॉडी थी, अर्लियर इट वाज देयर कॉर्पोरेशन ऑफ एविएशन अथॉरिटीज इन इंडिया, करेक्शन इन यूरोप, ओके फ्रेंड्स? डिसबैंडेड कर दिया था इसको, राइट? और कॉमन सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए ये एस्टेब्लिश की गई थी, जो पहले मतलब ये रोल प्ले करती थी अर्लियर रेगुलेटरी बॉडी एट देयर, जो हमारी लेटर ऑन हमारी EASA ने टुक ओवर कर दी, राइट फ्रेंड्स? लेट्स सी मोर, और समझते हैं हमारे फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारी जो इंडियंस की इंपॉर्टेंट जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो फंक्शन है वो समझते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो इसमें ग्लोबल जो हमारी आगे नेक्स्ट एजेंसी दैट इज योर ITU, ये जो ग्लोबल लेवल में हमारी काम कर रही है रिगार्डिंग योर टेलीकॉम, नाम से आप समझ सकते हैं टेलीकॉम यूनिट, तो टेलीकम्युनिकेशन से लिंक है रिगार्डिंग जो हम रेडियोस अपने ऑपरेट करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसीज ऑपरेट होती है एयरक्राफ्ट में, राइट? स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट होता है इनका, राइट? सो दीज आर लिंक टू योर ITU एंड इट इज अ ग्लोबल एजेंसी,
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। ओल्डेस्ट, यार याद भी रखना आपने, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ नहीं, इट इज़ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी आईटीयू, राइट। ये जो हमारी जितनी भी हमारी एजेंसीज जो हमारी, चाहे आईकाओ फॉर्म हुआ है, जितनी भी हमारी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, उसमें सबसे ओल्ड है। देखिए आपको 1865 में इसका फॉर्मेशन हो चुका है, तो आईटीयू सबसे पहले का है, राइट। अब ना देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन, यूएन का पार्ट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में हमारा आईटीयू का हेडक्वार्टर है, रिमेंबर इट फ्रेंड्स। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी और स्पेक्ट्रम का काम रहता है। सो मेन डॉक्यूमेंट क्या है इसमें? आईटीयू, आईटीयू आरआर, रेडियो रेगुलेशन, आर स्टैंड फॉर रेडियो रेगुलेशन। दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट फ्रेंड्स। 1865 में एस्टेब्लिश होगी, जब हमारी कोई भी एविएशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं एस्टेब्लिश नहीं थी, राइट। आईटीयू इज ओल्डेस्ट वन, ओके। नेक्स्ट हमारी जो इंडिया में आती है, इंडिया में आपने देखा होगा, वेन एवर यू गो, आपने कभी आप अपनी फ्लाइट के लिए जाते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी एरोड्रोम में, एयरपोर्ट में आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो डेफिनेटली का काम क्या है? 1995 में फॉर्म हुए हैं। जितनी भी हमारी नैव हेड है, एरोड्रोम की जितनी भी हमारी मेंटेनेंस होती है, डिजाइन और डेवलपमेंट होती है, राइट। एटीएस सर्विसेज होती है प्रोवाइडेड, नैव हेड कॉम और नोटम्स और पीआईबी जितने भी हमारे पब्लिश होते हैं, राइट। एरोड्रोम से लिंक जितनी भी डेवलपमेंट होती है, वहाँ की मेंटेनेंस होती है, वहाँ की जो डिजाइनिंग होती है, जो हमारा जो मेन क्रिएटर होते हैं बिहाइंड दिस एयरपोर्ट, जो हमारे एयरपोर्ट को मेंटेन करता है, तो दिस इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ हमारी इंडिया को रहती है, राइट। यही है इसमें। नेक्स्ट अब देखिए, ये मेजरली रोल प्ले करते हैं। अब कोई भी नई जगह आपने एयरपोर्ट बनाना है, राइट। कहीं भी आपने एयरपोर्ट एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम विजिट करेगी। दे विल मेक अ डिजाइन डेवलपमेंट, और वहाँ पर स्कोप चेक करती है, फिर उसके बाद वहाँ पर एयरपोर्ट डेवलप करती है। उसके बाद जितनी वहाँ एटीएस सर्विसेज, एआईपी नोटम्स इशू करते हैं, जितने मेंटेनेंस होता है हमारे एयरपोर्ट का, दैट इज डन बाय योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इनका लोगो रहता है, राइट फ्रेंड्स। आपने डेफिनेटली जब आप जाएंगे, गए होंगे, तो आपने ये वहाँ पर देखा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सिंबल, और वहाँ पर उनका जो रहता है, राइट, ऑफिस। नेक्स्ट आप देखिए हमारे डीजीसी है। डीजीसी क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारी सब कुछ ही आप समझिए, इज लाइक हमारा गॉडफादर है, राइट। दे आर द एविएशन रेगुलेटरी बॉडी इन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी हमारे लाइसेंसिंग होती है पायलट की, राइट, रजिस्ट्रेशन होता है हमारे एयरक्राफ्ट पे, ये जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होते हैं, एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट में एक्सीडेंट होती है, एक्ट होते हैं, कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, दैट आर ऑल, जो भी उसको रेगुलेट करेगा, जो मेंटेन करेगा, जो सारी रेगुलेशन बॉडी जो संभालेगी वर्कलोड इन आवर इंडिया, दैट इज योर डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, राइट। इनका मेडिकल सेल भी रहता है, राइट फ्रेंड्स। आपका पर्सनल लाइसेंसिंग भी ऑपरेट करती है, राइट। कोई आपकी हमारे जितने भी सीपीएल, हमारे पीपीएल, हमारे एटीपीएल, जो भी लाइसेंसिंग रहती है, एटीसी कंट्रोलर्स के रहते हैं, एयरक्राफ्ट आप रजिस्टर्ड करते हैं, या फिर कोई आपको एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आप कोई नया एफटीओ खोलते हैं, उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, आपका एयरक्राफ्ट की आप रजिस्ट्रेशन करनी है, तो जितना भी हमारा अमेंडमेंट्स होती है, कोई एक्ट, कोई एयरक्राफ्ट एक्ट में अमेंडमेंट होती है, या कोई एक्शन लेना है किसी के ऊपर, राइट, दैट आर ऑल डन बाय योर डीजीसीए, राइट। डीजीसीए इज मेन रेगुलेटरी एंड वन ऑफ द, जो मेन आप समझिए, ये एक है हमारी इन आवर इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, दैट इज आवर डीजीसी, ओके। डीजीसी हमारी मेन रहती है। दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एविएशन, जो हमारी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सारी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन जो मेन रेगुलेटरी बॉडी जितना भी कोई एक्शन लेगी, कुछ भी लेगी, दैट इज डन बाय योर डीजीसी, ओके। डीजीसी इसमें एक्शन लेती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स डब्ल्यूपीसी, राइट। वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन होती है, वायरलेस प्लानिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेशन, ओके। 1962 में ये फ्रेंड्स सेटअप हुई थी। अब ये क्या करती है, जितने भी हमने यहाँ समझे ना स्टैंडर्ड एंड जो इसके रूल्स एंड इम्प्लीमेंट होते हैं ऑफ द आईटीयू, जो आईटीयू के रेगुलेशन है, रेडियो रेगुलेशन है, लॉ है, दैट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में जो इसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है ऑफ आईटीयू, जितने भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्क करती है, दैट इज योर डब्ल्यूपीसी, ओके। डब्ल्यूपीसी थी पहले हमारी फ्रेंड्स होती थी, अब तो डीजीसी ने टेक ओवर कर दिया था इसको बीच में। सो जो डब्ल्यूपीसी थी, दैट आर मेन बॉडी फॉर द इशू ऑफ योर रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड का जो हमारा लाइसेंस रहता है, आरटीआर लाइसेंस रहता है हमारा, तो जो आरटीआर का हमारा एग्जाम होता था, वो डब्ल्यूपीसी हमारा कंडक्ट रहती थी, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस, और जो हमने समझी, और उनके फंक्शन भी हमने समझे, राइट फ्रेंड्स। सो होप आपको आज अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो, आपको कोई डाउट आया हो, कुछ दिक्कत हो, डेफिनेटली आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। You can
कोई भी आपकी क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, फ्रेंड्स। सो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, और हम जल्दी ही मिलेंगे अपने ऐसे ही न्यू अच्छे टॉपिक्स के साथ। और डेफिनेटली मेरी कोशिश भी रहती है, हमारी यही कोशिश रहती है कि आप जो जर्नी है वो जितनी अच्छी हो, जितनी स्मूथ हो वो हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू गाइस। ओके, लेट्स मीट सून। ओके फ्रेंड्स।